Audio Jungle. भर्ती परीक्षा 2024 और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 38 नंबर वाली। इसमें कुल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान जीके, दैनिक विज्ञान और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ था? राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कौन से सन में लागू हुआ था? 1985, 81, 87, 96। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ था? यहां पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 1996। 1996 को राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। तो ये आप यहां पर याद रखें। इसके बाद में यहां पर देखो, महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार करता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार। राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन कब किया गया? 1 अगस्त 1987। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो साथियों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी आपको पहले क्वेश्चन से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के संरक्षण के उदाहरण बताओ। यहाँ पर आपको क्या बताना है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, वे उदाहरण आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने हैं। तो देखो, खड़ीन, टांका, कुआं, विकल्प ए और बी। तो आपको यहाँ पर क्या बताना? वर्षा जल को संरक्षित कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए और बी, खड़ीन और टांका। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, खड़ीन और टांका। कुआं, ये तो भूमिगत जल की बात हो गई यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, विकल्प डी सही होगा। इसके बाद में देखो, यहाँ पर राज्य की औसत वर्षा की बात करें तो साथियों, राज्य की औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा 53 सेमी। और राजस्थान में प्राचीन काल में प्रमुख जल स्रोत तालाब, झीलें, कुएं आदि थे, जैसे जयसमंद झील। अब जयसमंद की झील की बात करें तो साथियों, आप क्या याद रखेंगे? इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील का तो मेवाड़ के महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और झील का निर्माण हुआ था 1687 से लेकर 1691 तक। गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया गया। यह विश्व की मीठे पानी की प्रथम मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। जल संरक्षण के लिए देश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974 बनाया गया। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखें। जल संरक्षण के लिए देश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974 बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मरुस्थल का निर्माण किन कारणों से हुआ? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस वजह से हुआ? क्या वजह रही? प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से, पर्यावरण के स्वाभाविक परिवर्तनों से, प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारणों से। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर प्राकृतिक कारण भी आएंगे और मानवीय कारण भी होंगे। यहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारणों से राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण का ये मुख्य वजह रही। यहाँ पर राजस्थान के थार के मरुस्थल में राज्य की 40% जनता निवास करती है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में राज्य की 40% जनता निवास करती है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है। बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है। हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चूरू।
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई थी 1950 में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई? राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये भी आप याद रखें। इसके बाद में देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, छप्पनिया अकाल किस वर्ष घटित हुआ? ये क्वेश्चन जबरदस्त है। छप्पनिया अकाल किस वर्ष में घटित हुआ? ये कौन से वर्ष में पड़ा था छप्पनिया अकाल? 1956 को, 1856, 1899, 1958 में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे छप्पनिया अकाल कौन से सन में पड़ा था? तो यहाँ आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1899 में। 1899 में छप्पनिया अकाल घटित हुआ। क्वेश्चन है 6 नंबर का, राजस्थान में किसके मंदिर को लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ से क्या आ गया भाई? अरे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। राजस्थान में किसके मंदिर को लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है? मीरा का मंदिर, किशोरी रमन का मंदिर, कालिका मंदिर, बाण माता का मंदिर। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? राजस्थान में किसके मंदिर को लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है? विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, किशोरी रमन का मंदिर, और उसे ही कहते हैं लाडली मंदिर। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसके बारे में देखो, यहाँ पर ये मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ये मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ये मंदिर किशोरी रमन का है और इसे क्या बोलते हैं? लाडली मंदिर, इसके नाम से जाना जाता है ये। और इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण कब हुआ था? 1823 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मशहूर विमल वसई व लोण वसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर, बालोतरा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, आबू पर्वत। 8वां क्वेश्चन है, उस्ता कला को बढ़ावा देने वाला परिवार कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? उस्ता कला को बढ़ावा देने वाला परिवार कौन सा है? मथेरण, रायका, जावड़ा, बंजारा। उस्ता कला को जिस परिवार ने बढ़ावा दिया है वह कौन सा परिवार है? यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मथेरण। याद रखें, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में देखो यहाँ पर, उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना है। उस्ता कला किसे कहते हैं? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, इसे कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला में मुगल शैली तथा मथेरणा शैली में जैन शैली का चित्रण हुआ है। उस्ता कला को बढ़ावा किस परिवार ने दिया? मथेरण परिवार ने। 8वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है? किस लोक देवता की पूजा करने से ऊँटों की बीमारी दूर होती है, ऊँटों की रुग्णता दूर होती है? गोगा जी, पीपा जी, तेजा जी, पाबू जी। कौन से लोक देवता है? ऊँटों के लोक देवता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पाबू जी। 10वां क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये कौन सी शैली में बना हुआ है? सोलंकी शैली का, भूमिज शैली, कच्छप घाट शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। तो ये किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किसमें बना हुआ है? यहाँ पर विकल्प डी सही होगा साथियों, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है यह मंदिर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आभानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आभानेरी का मंदिर यह कहाँ पर है? आभानेरी मंदिर सिरोही, बरन, दौसा, सीकर। ये बरन क्या है? आभानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिरोही, बारा, दौसा, सीकर। याद रखें, इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, दौसा। आभानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अरे दौसा में है यह मंदिर। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी, हरसद माता के मंदिर की बात करें तो साथियों ये भी कहाँ पर है? ये भी आभानेरी में है। और मेहंदीपुर बालाजी ये भी दौसा जिले में आता है।
तो ये आप याद रखें यहाँ पर। 12 नंबर का क्वेश्चन, फुलरी नामक आभूषण पहना जाता है। ये महिलाओं का आभूषण आ गया यहाँ पर। फुलरी ये कौन से अंग पर पहना जाता है? पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, नाक में, कान में। फुलरी, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प ए होगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, पैर की अंगुली में पहना जाता है ये फुलरी नामक आभूषण, तो ये याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? इनमें से बताना है। फड़े, परचित्र, पिछवाई, पाने। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, पाने। ये कागज पर बनाए जाते हैं पाने, तो किसका चित्रण कपड़े पर नहीं होता? तो पाने का, ये आप याद रखें, पाने। इसका चित्रण कपड़े पर नहीं होता, ये कागज पर प्रिंट किया जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखो आगे क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किससे लिखा है? अब यहाँ पर भी शैली आ गई वापस। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किससे लिखा है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी, मारवाड़ शैली। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मेवाड़ शैली का है ये। भैंसासुर की फड़ का वाचन होता है, किस प्रकार होता है? देखो, गायन वाचन, हुंकार वाचन, मौन वाचन, संकेत वाचन। इसका वाचन किस प्रकार किया जाता है? कौन सा वाचन होता है? यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, एकदम शांति के साथ किया जाता है इसका वाचन। भैंसासुर की फड़ का वाचन मौन वाचन कहलाता है, मौन वाचन होता है ये। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस फड़ का बावरी जाति द्वारा शकुन के रूप में पूजन होता है। इस फड़ में वाद्य यंत्र काम में नहीं लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, चिश्ती संप्रदाय की शब्दावली में गुरु और शिष्य को क्या कहा जाता है? चिश्ती संप्रदाय में शब्दावली में, चिश्ती संप्रदाय की जो शब्दावली होती है उनमें गुरु और शिष्य को क्या बोलते हैं? किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखो यहाँ पर पीर, मुरीद, वली, जायरीन, जमीद खान, जियारत। इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पीर मुरीद। देखो गुरु को तो क्या कहा इन्होंने? पीर, और शिष्य को क्या बोल दिया? मुरीद। मुरीद, ये याद रखें यहाँ पर। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? वली। और जहाँ चिश्ती संप्रदाय के लोग बैठते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? खानकाह। खानकाह कहते हैं, तो ये याद रखें यहाँ पर। उपदेश स्थल को जमीद खान बोलते हैं, और तीर्थ यात्री को जायरीन कहते हैं, और तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत। तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत बोलते हैं, और यात्री को जायरीन, और उपदेश स्थल को जमीद खान कहते हैं। और जहाँ चिश्ती संप्रदाय के लोग बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? खानकाह। ये याद रखें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फसल को हानि पहुँचाने वाला कीट कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट आ गया? दैनिक विज्ञान। यहाँ पर आप देख रहे हैं दैनिक विज्ञान का क्वेश्चन। फसल को हानि पहुँचाने वाला कीट कहलाता है, क्या कहलाता है? शत्रु, परजीवी, परपोषक, पीड़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पीड़। फसल को हानि पहुँचाने वाले कीट को क्या कहते हैं? पीड़ कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी दांत होता है रूपांतरित। हाथी दांत होता है ऊपरी रदनक, ऊपरी कर्तनक, निचला कर्तनक, ऊपरी सरवणक। हाथी दांत किस प्रकार का होता है? इसका सही विकल्प बी, ऊपरी कर्तनक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु।
विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? निकेल, जिंक, नमलोहा, कांसा। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विकल्प सी में क्या है? नमलोहा। विद्युत चुंबकों में काम आने वाली ये धातु याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी है? किलो जूल, किलोवाट, घंटे, वाट, घंटे, वाट। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वाट घंटे। विकल्प सी, ये याद रखें, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर वाट घंटे व्यावसायिक इकाई है ये विद्युत ऊर्जा की। शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। यकृत, त्वचा, थाइमस, एड्रिनल। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सही विकल्प, अरे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, त्वचा। 22 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षा की बूंदों की आकृति का गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की बूंदों की आकृति गोल होती है, गोलाकार होती है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? यहाँ पर द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों की आकृति गोल होती है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में देखो, यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं और जल की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्रस्तुत लिखा हुआ है, जल की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को शहर की बकरी कहा जाता है? बकरी की कौन सी नस्ल है जिसको शहर की बकरी के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ से पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। बीटल, बारबरी, जमुनापरी, सिरोही। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे शहर की बकरी की कौन सी नस्ल को कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बारबरी, विकल्प बी। और इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी बारबरी के बारे में। बारबरी नस्ल की बकरी पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। बीटल का जन्म स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले से बताया गया है, तो ये भी आप याद रखें। बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है ये भी। जमुनापारी की बात करें तो साथियों इसके बारे में भी याद रखें, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है जमुनापारी नस्ल की बकरी। और सिरोही नस्ल की बात करें तो यह सिरोही क्षेत्र याद रखेंगे आप। और सिरोही नस्ल की बकरी को अजमेर के रामसर में स्थित बकरी अनुसंधान केंद्र से विकसित किया गया। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अविकालीन किसकी नस्ल है? अविकालीन किसकी नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी, भैंस। अविकालीन यह किसकी नस्ल है? तो साथियों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, भेड़। अविकालीन भेड़ की नस्ल है और यह एक संकर नस्ल है जिसे विदेशी नर मेरिनो या रेम्बुलेट के साथ मालपुरा नस्ल की मादा का संकरण करके तैयार किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, यह संकर नस्ल है जिसे विदेशी नर मेरिनो या रेम्बुलेट के साथ मालपुरा नस्ल की मादा का संकरण करके तैयार किया जाता है। इसे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अबिका नगर टोंक में विकसित किया गया। ये हैं
अभिकालीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से अमेरिका वर्ग की मुर्गी है, इनमें से अमेरिका वर्ग की कौन सी मुर्गी है। देखो यहाँ पर रोड आइसलैंड रेड मुर्गी, रेड कॉर्निश मुर्गी, कोचीन लैंगसन। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों। अरे विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प ए में क्या है, रोड आइसलैंड रेड मुर्गी। ये आप यहाँ पर देखेंगे। नंबर का क्वेश्चन है, गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात करने की जगह है। गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात करने के लिए कौन सी जगह है। तो देखो यहाँ पर मिडिल कॉक्सिजियल धमनी, मिडिल कॉक्सिजियल धमनी, पश्चटिबियल धमनी, फीमोरल धमनी, बाएं धमनी। तो गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात करने के जगह कौन सी होगी यहाँ पर। इसका सही विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। विकल्प ए में क्या है, मिडिल कॉक्सिजियल धमनी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात करने की जगह कौन सी है, मिडिल कॉक्सिजियल धमनी। और ऊंट की नाड़ी धमनी ज्ञात करने की जगह है पश्चटिबियल धमनी। और भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली की नाड़ी धमनी ज्ञात करने की जगह फीमोरल धमनी होगी दोस्तों, फीमोरल धमनी। घोड़ा गधा खच्चर की नाड़ी धमनी ज्ञात करने की जगह कौन सी होगी, बाएं मैक्सिलरी धमनी, बाएं मैक्सिलरी धमनी। 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या कह रहा, एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः किसमें फैलता है। ये मुख्य रूप से कौन से पशु में फैलने वाला रोग है। एंथ्रेक्स रोग गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली में, शेर भालू मगरमच्छ व्हेल। यहाँ इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों। अरे विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट होगा। गाय भैंस भेड़ बकरी में फैलता है यह रोग। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, एंथ्रेक्स रोग है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखो, यह रोग पशुओं में तेजी से और लंबे क्षेत्र में फैलता है। एंथ्रेक्स रोग को तिल्ली बुखार, जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और यह रोग अचानक तेजी से फैलता है। और यह रोग किस वजह से फैलता है, तो देखो यह रोग मक्खियों और मच्छरों के एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। यह रोग मक्खियों और मच्छरों से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोगाणु के छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं जो तेजी से फैलते हैं। तो यह है एंथ्रेक्स रोग, जिसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, थैलेला रोग। ये जो थैलेला रोग है ये दुधारू पशुओं के किस अंग में होता है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर, थैलेला थनों में होता है। ये कान, पाचन ग्रंथि, नाक, थन। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, विकल्प डी सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसको शेखावाटी छापर कहा जाता है। सोनाड़ी, नाली, चोकला, मगरा। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों। अरे इसका सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, चोकला। और चोकला को क्या बोलते हैं, चोकला भेड़ को शेखावाटी और छापर कहा जाता है। ये याद रखें यहाँ पर, चोकला भेड़ की नस्ल को क्या कहते हैं, शेखावाटी या छापर। इसके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखो, यह नस्ल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू में अधिक पाई जाती है। इस नस्ल को शेखावाटी और छापर नस्ल भी कहते हैं। और यह नस्ल मध्यम आकार की होती है। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इससे ऊन उत्पादन कितना होता है। तो ऊन उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 1.5 से लेकर 2.5 किग्रा प्रतिवर्ष सफ़ेद ऊन प्राप्त होती है। आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान अलवर, कुंबेर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर। यहाँ इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कुंबेर, भरतपुर। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और मुर्रा भैंस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और देखो, ये भैंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के रोहतक, हिसार में उत्पन्न मानी जाती है। राजस्थान में यह जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, शेखावाटी
शेखावाटी के नीमका थाना क्षेत्र में अधिक पाई जाती है और ये दुधारू नस्ल होती है साथियों। और दूध क्षमता कितनी है इनकी, दुग्ध उत्पादन याद रखें 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति बयान। इनके दूध में वसा 7% तक पाई जाती है। तो ये हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।